हेलो स्टूडेंट्स, द सेवन एजेज ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर का पार्ट 2 है। आज पहले में हमने पोएम को एक्सप्लेन किया था, समझा था। आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी के क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देते हैं। याद करना नहीं आपको, मैं आज आपको एक तरीका बताता हूं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन करें। आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के तो मोस्टली 3 तरह से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम XYZ कोई भी क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं कि why did he go to जयपुर। मान लीजिए ये दिस इज एन एग्जाम्पल, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्हाई डिड ही गो टू जयपुर, वो जयपुर क्यों गया। मान लीजिए कि आपको पता है हिंदी में कि वो किताबें खरीदने के लिए गया, टू बाई बुक्स। तो आप एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने इसका आंसर लिख दिया टू बाई बुक्स। एक उत्तर अपने आप में ये भी सही है कुछ हद तक, हालांकि इसमें पूरे नंबर नहीं आते, लेकिन कुछ हद तक ये उत्तर सही होगा, ठीक है। दूसरा जो इसका उत्तर देने का सही तरीका है उसको आप ऐसे करें कि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों को छोड़ दें। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पहले यहां भी इस तरह से लिख दें। लिख दिया, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अब आप ये याद रखना कि डिड हटेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो यहां लिख दो ही वेंट। अब आगे टू जयपुर। अब जयपुर क्यों गया वो बात यहां लिख दो आगे, टू बाई बुक्स। हो गया ना आंसर। इसी तरह से एक हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे व्हाट आर दे मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। जैसे why were you laughing, ये क्वेश्चन था। why were you laughing या why were they laughing कर दो और आसान रहेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें इस WH वर्ड और इन दोनों को छोड़ना है और सीधा पहले लिखना आपको दे। लिख दिया। अब दे के बाद में ठीक वही सहायक क्रिया वापस लगानी है आपको। तो क्या आ जाएगा इसके बाद में, वर। दे वर लाफिंग। अब इसका उत्तर है तो बिकॉज आ जाता है या एज आ जाता है या टू लगा दो। वाई वाले में या तो सीधा ही टू लगा दो या टू के बाद में वर्ब आएगी या बिकॉज से शुरू कर सकते हो, BECAUSE करके, और जो काम आगे वो लिख दो। अगर वो आगे वाला आप थोड़ा बहुत गलत भी लिखते हो तो यहां तक आपका स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस सही है। एक चीज तो ये हो गया WH वर्ड का। दूसरी चीज है ये कि यदि प्रश्न हु से शुरू होता है तो आप क्या करोगे, जैसे हु हेल्प यू इन डिफिकल्टी। ये प्रश्न, जो प्रश्न हु से शुरू होता है उसमें आपको क्या करना होता है कि हु को हटा के और जिसने ये काम किया उसको यानी कि वैसा का वैसा पूरा लिख दो। जैसे ये था ना हु, तो आप हु हेल्प यू इन डिफिकल्टी। अब मान लो आपकी मदद XYZ ने की यानी मोहन ने की, तो मोहन अब पूरा का पूरा लिख दो हेल्प यू इन डिफिकल्टी, हेल्प यू इन डिफिकल्टी, जो भी इस तरीके से हो गया। तीसरी बात बता रहा हूं कि यदि कोई प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो उसका अगर आप उत्तर बनाओगे तब आपको क्या करना होगा कि आपको यस या नो से उत्तर देना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा डू दे प्ले दिल्ली, आर यू प्लेइंग, या इज ही प्लेइंग करो, आपके लिए आसान रहेगा थोड़ा सा समझने। जैसे इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया, क्योंकि ये सहायक क्रिया से शुरू है। अगर क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे तो आप या तो लिखो यस या लिखो नो, इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं, यस वाले के आगे कोमा, नो वाले के कोमा। अगर वो खेल रहे थे तो यस यस ही, अब सब्जेक्ट आ जाएगा इसका, देखो ही, वही सहायक क्रिया आ जाएगी इज, ठीक है, एंड प्लेइंग फुटबॉल, नहीं खेल रहे थे तो नो, फिर कोमा लगाओ, नो ही, फिर वही सहायक क्रिया इज नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये तरीके हैं आपको क्वेश्चन को शुरू करने के और उसका उत्तर देने की। आपको मैंने इसलिए बताया कि आपके ये जो स्टेंजा आएगा एक उसमें से, और ये क्वेश्चन उसमें से ढूंढ के लिखने, तो आप शुरू तो इनसे कर दो, उत्तर इसमें से ढूंढ दो, सब जो आगे जोड़ना है ना, यानी आप इससे शुरू कर दो, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हेमेनेज, तो आप क्या लिखोगे, द पोएट, डज हटेगा, सेज हो जाएगा, सेज अबाउट द हेमेनेज, इतना तो हो गया। अब आगे आपको बोला एक शब्द चाहिए, शब्द इसमें से मिल जाएगा, उठा के रख दो आगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना आसान है। अब मैं इसके क्वेश्चन आपको करके बताता हूं, क्वेश्चन आंसर है, उनको अपन सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा इस डस्टर को लेके आ रहा हूं, थोड़ा कम काम कर रहा है। पहला प्रश्न है अपना, नेम द प्ले फ्रॉम विच द पोएम हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। कैसे शुरू करेंगे, नेम द प्ले, उस प्ले का नाम लिखिए, उस का जहां से ये पोएम ली गई है। तो ये आपको पता है एज यू लाइक इट से ली गई है, एज यू लाइक इट है वो एक कॉमेडी है, उसमें से ये लिया गया है। तो मोनोलॉग, तो यहां द प्ले, देखो इससे लिख रहे हैं अपन, पहले का आंसर है द प्ले। अब सहायक क्रिया कहां से लाओगे, द प्ले हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, वहीं से लेना है पूरा उत्तर, हैज बीन extracted from the poem, the play नहीं, the poem extract की गई थी, the poem has been extracted from the comedy as, यू भी कैपिटल आएगा, यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। आपको वहां लिखना पड़ेगा, यार मैं नहीं लिख रहा हूं टाइम बचाने की वजह से, वीडियो बढ़ाना हो जाए। एज यू लाइक इट ए मोनोलॉग है, और जो कॉमेडी भी है, आप इसमें ये लिखेंगे, ये कॉमेडी एंड मोनोलॉग है, और यहां उसमें वो जैक्स है वो बोलता है ये पूरी पोएम, ठीक है। तो इसका आंसर ये हुआ। दूसरा है हु इज कंपेयर्ड विद द लियोपार्ड। यहां देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो क्वेश्चन हु से शुरू होता है उसमें आपको कुछ नहीं बदलना होता है, ये लाइन पूरी वैसे की वैसे लिखनी है। हु की जगह जिसकी तुलना की गई है वो बता दो, तो कौन किसकी तुलना की, लियोपार्ड से सोल्जर, तो यहां लिखोगे सोल्जर इज कंपेयर्ड विद ए लियोपार्ड। हु की जगह सोल्जर लिखो, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा आपका। सोल्जर इज
कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड, तेंदुए की तुलना की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हु साइज लाइक फर्नेस। तो वही बात करनी है, हु में आपको हटाना, हु हटा के यहां क्या लिखना है, साइज, भट्टी की तरह आहे कौन भरता है। तो लवर या इमोशनल लवर इसका उत्तर होगा। इस हु की जगह आएगा एन इमोशनल लवर। तो आंसर हो गया तीसरे का इमोशनल लवर हो गया। अब आगे क्या लिखोगे, साइज लाइक फर्नेस, वैसा का वैसा लिख दो। साइज लाइक, देखो साइज लाइक फर्नेस, लाइक आ गया, इसका मतलब यहां सिमिली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब है अगला है, एट व्हाट स्टेज मैन वेयर स्पेक्टिकल। कौन सी स्टेज पे मनुष्य स्पेक्टिकल पहनता है। छठी स्टेज है, आपको याद होनी चाहिए ये चीज, सारी स्टेज आपको याद होनी चाहिए। ये बोर्ड की एग्जामिनेशन में हर बार देखिए, कभी ये पूछा जाता है कि पहली स्टेज में क्या बताया गया है, कभी ये पूछा जाता है कि दूसरी स्टेज में क्या बताया गया, कभी पूछता है चौथी स्टेज में क्या पूछा गया है, और हर साल एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है इसमें से। तो आपको ये सारी स्टेजेस याद होनी चाहिए, याद हो जाएंगी। आप एक बार थोड़ा सा इसको देखें तो एट व्हाट स्टेज मैन वेयर स्पेक्टिकल्स, इसी से उत्तर करेंगे आप। तो यहां कैसे करेंगे, मैन वेयर स्पेक्टिकल्स एट, आप उत्तर कैसे करोगे, चौथे का उत्तर है मैन वेयर स्पेक्टिकल्स एट। अब मनुष्य चश्मा कौन सी स्टेज पे पहनता है, तो एज, वो जब उसका नाम भी लिख सकते हो आप, ओल्ड एज या सिक्स्थ स्टेज, दोनों चीज लिखनी पड़ेंगी। एट सिक्स्थ स्टेज ओल्ड एज में ये काम करता है। हर एज का हर बातें पूछी जाएंगी। अब पांचवा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाउ मेनी स्टेजेस आर मेंशन्ड इन दिस पोएम। पहले मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि हम सारी इसका क्वेश्चन अपना बनता है कि हाउ मेनी स्टेजेस आर मेंशन्ड इन दिस पोएम, या हाउ मेनी स्टेजेस मेंशन्ड इन दिस पोएम। कई तरह से ये प्रश्न आ सकता है जिसमें आपको स्टेजेस पूछी जाएंगी। एक उत्तर तो देखो आपका ये होता है, इसका ऐसा बहुत ही कमजोर लेवल का उत्तर होता है, आप इसका उत्तर लिख दिया 7 लिख दिया तो थोड़े बहुत नंबर तो आपको जरूर मिलेंगे। एक बात। दूसरा आपका उत्तर ये हो सकता है कि ऐसे लिखोगे कि देयर आर 7 स्टेजेस मेंशन्ड इन दिस पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे आप, क्या है, देयर आर 7 stages mentioned in this poem। यहां पोएम का नाम लिख देना, मन नहीं समय लगेगा इसलिए नहीं लिखना चाहता। और वो है क्या, आप जैसे पहले आपने यहां लिख दी इन्फेंसी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद में स्कूल बॉय लिख सकते हो कॉमा लगा के। उसके बाद में आप लवर लिख सकते हो। उसके बाद में आप वाइज मैन या क्या बोलते हैं उसको, सोल्जर एंड जस्टिस
वाइज मैन जिसको कहते हैं, फिर हो गया ओल्ड मैन, और लास्ट है उसको कहते हैं कि वो सेकंड चाइल्डिशनेस। ठीक है, ऐसा भी अगर आप लिखोगे तो भी इसका पूरा उत्तर नहीं होगा, हो सकता है कि बड़ा प्रश्न आ जाए, आपको इतना भी नहीं लिखना। एक लड़के ने लिखा सिर्फ 7, एक ने लिख दिया 7 के देयर आर 7 स्टेजेस मेंशन्ड इन दिस पोएम, एक ने इतना लिख दिया। एक ने लिखा सिर्फ 7, एक ने सेंटेंस लिख दिया देयर आर 7 स्टेजेस मेंशन्ड इन दिस पोएम 2, और तीसरे ने लिख दिया देयर आर 7 स्टेजेस मेंशन्ड इन दिस पोएम और इनके नाम लिख दिए। अब चौथा लड़का आएगा वो लिखेगा देयर आर 7 स्टेजेस मेंशन्ड इन दिस पोएम है, और यहां ऐसे नाम नहीं लिखने की बजाय वो सबसे पहले यह लिखेगा नंबर 1, और फिर वो लिखेगा ये इन्फेंसी, यानी आप वो लिखेगा इन्फेंट, और वो इसको इस तरह से लिखेगा कि इसको डबल लाइन में डबल कोट करके लिखेगा, फिर उसके बाद में उसकी विशेषताएं लिखेगा। उसमें क्या करता है बच्चा, म्यूलिंग एंड पकिंग, किसके हाथों में, इन द हैंड्स ऑफ नर्स, म्यूलिंग एंड पकिंग। इन आर्म्स, ये सही उत्तर है। दूसरा है, इसका उत्तर है अनविलिंग स्कूल बॉय, अनविलिंग स्कूल बॉय में वो क्या करता है, एक तो तुलना की गई है सिमली का प्रयोग करते हुए, लाइक का प्रयोग करके, विनिंग स्कूल बॉय एंड लाइक स्नेल, नॉट इंटरेस्टेड टू गो स्कूल, एक। दूसरा है लाइक स्नेल विथ बैग या सेचल, ये होगी। तीसरी स्टेज आ जाती है साइंग लवर, इमोशनल लवर, आप इसको लिख सकते हो। वहां पर वो क्या करता है, वो एक तो यहां टीनेजर होता है वो, ठीक है, साइंग लाइक फर्नेस, यहां फिर सिमली का प्रयोग हुआ है साइन लाइक फर्नेस, और अपनी प्रेमिका की आईब्रो के लिए वो फुल वेलाड यानी गीत गाता है विथ फॉर हर मिस्ट्रेस आईब्रो, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और चौथा है ए डेवोटेड सोल्जर, सोल्जर बियर्डेड लाइक पार्ट, तेंदुए की सी दाढ़ी। तो क्या करोगे आप, यहां फिर लाइक का प्रयोग हुआ है, सिमली लाइक पार्ट एंड रेडी टू रेड टेक रिस्क, रिस्क हो गया। और लड़ने को मतलब तुरंत लड़ने को उतारो मान लीजिए, या एक वो बबल रेपुटेशन लिखता है उसमें, बबल रेपुटेशन होता है ट्रांजिटरी रेपुटेशन, क्षणिक जो रेपुटेशन होता है, और उसके लिए वो चला जाता है इवन इन द माउथ ऑफ कैनन, कैनन यानी तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद में आती है पांचवी जस्टिस वाली,
यहां थोड़ा सा फिगर बिगड़ने लगता है और राउंड बेली, दाढ़ी बदल जाती है, बियर्ड फॉरवर्ड कट, फॉर्मल कट इन बियर्ड, ठीक है। और बहुत सारे उसके पास उस समय वो लोकोक्तियां, कहावतें, ज्ञान की बातें उसके पास बहुत होती हैं। फुल ऑफ वाइज कह सकते हो आप, फुल ऑफ वाइज क्या होते हैं, सॉच एंड इंस्टेंसेज, उदाहरण होते हैं। ये सीवियर आईज होती है, उसकी आंखों में थोड़ी वो दृढ़ता देखी जाती है, फॉर्मल कटा हुआ। इसके बाद में आता है ओल्ड एज, आती है छठी आती है ओल्ड एज। ये थोड़ी सी अगलीनेस आदमी में आने जाती है, उसमें बिल्कुल लीन हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो आप लिखोगे लीनिंग ओवर द स्टिक, बुढ़ा हो जाता है। देन एक होता है वो पेंटालून जिसको बोलते हैं, इसमें एक शब्द काम में लिया गया है पेंटालून। पेंटालून का मतलब होता है कि वो कपड़े तो पहनता है जो उसकी फिगर को शूट नहीं करते, बड़े हैं, ढीले डाले हैं, फिर भी बेल्ट बांध के चलता है, इस तरह से वो लगने लग जाता है और शरीर कमजोर होने लग जाता है। और यहां पर उसकी जो फेफड़ों में ना वो विस्टल साउंड होने लग जाता है, यानी थोड़ा सांस उसका उठने लग जाता है, दम उठने लग जाता है। और इसके बाद में आती है लास्ट, सेवंथ है वो, जिसको आप वेरियोड एंड या सेकंड चाइल्डिशनेस का देते हैं, ये आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि वापस वो बच्चा बन जाता है, ठीक है, यानी उसके पास बच्चे जैसा व्यवहार हो जाता है, बिल्कुल बाल्ड। सेंस शब्द का प्रयोग किया गया इसके अंदर बार बार। सेंस का मतलब विदाउट, बिना, सेंस टीथ, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, सब चीज खो देता है और एक बहुत ही दयनीय स्थिति में जाके अपने अंत में चला जाता है। ये 7 स्टेजेस है। आप कैसे लिखते हो, आप इसको याद ऐसे करो, इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, और 2 ओल्ड हो गए, एक कम ओल्ड एक ज्यादा ओल्ड, तो हो गया ना पूरे, इस तरह से हो जाएंगे आपके। अब आप अगला है, डू यू फाइंड एनी मेलंकली रेफरेंस इन दिस पोएम, यू कैन से यस। मेलंकली का मतलब है कि क्या आपको इसमें, मेलंकली का मतलब वेरी सैड, विषाद, इस तरह का कुछ आपको दृश्य इस पोएम में मिलता है क्या। तो मैं अब लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, ये पार्ट 2 कर देता हूं मैं, क्योंकि पहला पार्ट आपने इसका पढ़ लिया है। क्वेश्चन आंसर के नाम से, डू यू फाइंड एनी मेलंकली रेफरेंस इन दिस पोएम। मेलंकली का मतलब वेरी सैड या विषादपूर्ण, कुछ ऐसा आपको दृश्य मिला क्या, रेफरेंस मिला क्या, प्रसंग मिला क्या। बिल्कुल मिला। कब मिला, जो ओल्ड एज में मिला था। जो प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू होता है उसका उत्तर किससे शुरू करोगे, अगर हाँ में है तो यस, ना में है तो नो। तो पहला तो हो गया, इसका आंसर आप इस तरह दीजिए, यस, वाई कैपिटल। और ये अगर आप इस तरह से शुरू करते हो उत्तर, तो बड़ा पॉजिटिव प्रभाव रहेगा कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर पे, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसको पता होगा पहले कैपिटल लिखा है, देन कॉमा का प्रयोग भी किया है। उसके बाद में आप यहीं से लिखिए, यस वी फाइंड, एनी की जगह सम कर दो, वी फाइंड सम मेलंकली, वी फाइंड some
reference in the poem, और वो कहां मिला? ओल्ड एज में, दैट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज। अब ओल्ड एज ऐसा क्यों है, क्या मिला इसमें? तो कि ए मैन इज वेरी वीक इन दिस, मैन बिकम्स weak and lean in this age. He wears specs, wears spectacles on nose, ठीक है। और क्या करता है? becomes वो पेंटालून में क्या बन गया, वो क्रिटिकल, थोड़ी सी फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाता है इसलिए। एंड श्रंक सैंक, श्रंक सैंक का मतलब उसकी टांगे भी टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से हो जाती है, तो वो ऐसा चल नहीं गया। ही इज सेंस, ही इज sense teeth, sense test, and sense और क्या चला जाता है? टीथ चला जाता है, आइज, and sense everything। तो ये हो गया इसका उत्तर कि क्या हो गया। अब व्हाट डज द मैन डू इन द फिफ्थ स्पैन ऑफ द लाइफ? फिफ्थ स्पैन में क्या करता है आदमी? फिफ्थ स्पैन हो गई कौन सी? देखो, पहली इन्फेंट, ठीक है, दूसरी स्कूल बॉय, तीसरी लवर, चौथी सोल्जर, और पांचवी हो जाती है वाइज मैन। वाइज मैन में ही बिकम्स, मैं आपको वैसे बता देता हूं क्योंकि पहले मेरा लिखा है वो आपको, ये राउंडेड बेली, थोड़ा मोटा हो जाता है, and formal cut in beard, and full of wise thoughts, full of wise statements, full of wise instances, severe eyes, इस तरह की चीजें हो जाती है, थोड़ा एक वाइज मैन हो जाता है, जस्ट इस टाइप वो हो जाता है। इसका उत्तर ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स? व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। तो नर्स का रोल क्या होगा? देखिए, दो शब्द आपको आने चाहिए। एक तो वो बच्चे को अपने बाहों में लेती है, बच्चा क्या कर रहा होता है? म्यूलिंग एंड पकिंग। तो यहां इसको शुरू देखो कैसे करते हैं। आपने कहा था कि इस दोनों को छोड़ दो, या द रोल ऑफ नर्स लिख दो, द रोल ऑफ ए नर्स। अब साइक्रिया, ये साइक्रिया लगानी है। इज क्या करती है? वो देखभाल करती है। आपको उत्तर तो याद, इतना याद रखना था कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स। तो रोल नर्स तो ये काम करती है जी, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स? नर्स क्या करती है? देखभाल करती है, या केयर कर दो, केयर्स करती है। अब बात तो हो गया, द नर्स केयर्स या द नर्स लुक्स आफ्टर किसकी? बच्चे की। अब ऐसा भी बता दो कैसा बच्चा? म्यूलिंग एंड पर्किंग, हो गया। तो द नर्स लुक्स आफ्टर ए चाइल्ड। अब चाइल्ड से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा बड़ा करो इसको। द नर्स लुक्स आफ्टर ए चाइल्ड, तो द नर्स लुक्स आफ्टर ए म्यूलिंग एंड पकिंग चाइल्ड। इसको ऐसे करो, द नर्स लुक्स आफ्टर म्यूलिंग एंड पकिंग चाइल्ड। अगर आपने ऐसे शुरू किया था, रोल ऑफ ए नर्स इज टू म्यूल एंड पक्स, टू लुक आफ्टर, इज टू लुक आफ्टर
फिर दोबारा ये लिख दो म्यूलिंग एंड पकिंग साइड, तो कैसे भी आपकी मर्जी है ना वैसे लिख दो। अब जो अगला प्रश्न आपके आता है, हाँ ये प्रश्न जो व्हाट डज द मैन डू इन द हिज फिफ्थ स्पेन, ये 2018 में आया था। उससे पहले 17 में कोई और स्टेज के बारे में पूछा था, 15 में कोई और स्टेज के बारे में पूछा था, हर स्टेज के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब इस तरह का स्टेंजा आपके एग्जामिनेशन में आपको तैयार मिलेगा। ये आया था 2000 शायद 18-19 में, मेरे को सन याद नहीं पर आया था। इस साल तो नहीं आया, दूसरा आया था। 7 है स्टेंजा, 7 स्टेज है, फ्रीक्वेंटली बदल बदल के एक आता है और फिर उसके 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में एक प्रश्न तो ये होता है राइट द नेम ऑफ द पोइट, कोई भी पोइम आ जाए राइट द नेम ऑफ द पोइट, एक तो ये आ जाता है, तो वो आपको लिखना होता है। एक ये आ जाता है कि इसमें मेटाफर है कि सिमली है तो कहां है, और तीसरा इसके बारे में पूछा जाता है। तो बहुत आसान, 12वीं क्लास का सबसे आसान प्रश्न ये है, और क्यों है अभी मैं इसको प्रूव कर देता हूं, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वास्तव में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो बड़े अच्छी बात है। कि आपने पहले पढ़ लिया ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely players, they have their exits and their entrances, and one man in one time plays many parts. Okay, his acts being, तो पहला प्रश्न है pick out the line with metaphors। ये प्रश्न आ सकता है, यह ऐसा पिक आउट द लाइन विद सिमली। ये अगर प्रश्न आ जाता है सिमली वाला, तब तो आप उसमें देख लेना जहां कहीं भी लाइक या एज लिखा हुआ होगा उस लाइन को उठा लेना। जैसे ये साइज लाइक फर्नेस, अगर ये लाइन उसमें है और अगले का प्रश्न ये आ गया कि पिक आउट द लाइन विथ सिमली, ये इस तरह से आ गया, तो आपको जो लाइक लिखा हुआ लाइक या एज वो शब्द उठा लेना, और वो यहाँ वो लाइन पूरी लाइन उठा लेना और यहाँ लिख देना। वो तो होगी सिमली, तुलना होती है लाइक और एज के साथ। मेटाफर का मतलब होता है तुलना, मेटाफर में भी होती है, लेकिन मेटाफर लाइक एज करके नहीं होती, बिना लाइक के होती है। जैसे बियर्ड लाइक पार्ट तो यहाँ वो होगी सिमली होगी। सीधा ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है, तुलना करते हैं ना, पूरी दुनिया है वो एक स्टेज है, ये संसार एक स्टेज है। तो संसार को क्या बताया है, स्टेज बताया है। और यहां पर क्या बताया, जैसे वो बियर्ड लाइक पार्ट, तो उसकी जो दाढ़ी है वो तेंदुए की सी दाढ़ी है ना, ऐसा तेंदुए की तरह है, तो इसका मतलब वहां तो लाइक किया तो इसका मतलब सिमली थी, और यहाँ बिना लाइक के बिना एज के अगर तुलना कर दी तो वो मेटाफर हो गया। तो यहाँ पिक आउट द लाइन विद मेटाफर्स, तो आप लिखोगे ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ठीक है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely प्लेयर्स, मेन एंड वुमेन प्लेयर्स, ये तुलना की गई, आप लिख सकते हो यहाँ। राइट द नेम ऑफ द पोइट, पोइट का नाम लिखोगे तो पोइट का नाम आपको याद होना चाहिए, हर पोइम का इसका होना चाहिए विलियम शेक्सपियर, आपको इसका नाम या तो यहां क्या करोगे, द नेम ऑफ द पोइट इज विलियम शेक्सपियर, तो आप इसका नाम इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ विलियम शेक्सपियर लिख दिया, आप ऐसे लिखोगे द नेम ऑफ द पोइट इज विलियम शेक्सपियर, ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोइट सेज अबाउट ह्यूमन एज, शुरू कैसे करोगे, इन दोनों को छोड़ दो, छोड़ दिया, द पोइट से है तो डज हटेगा तो सेज हो जाएगा, तो लिखोगे द पोइट से है, से था ना ये से, तो यहां पर डज हटते ही क्या हो जाएगा, आप इसको कर दो सेज, क्या है अबाउट ह्यूमन एज, आधा उत्तर तो आपका हो ही गया है ना। अब वो क्या कहता है, तो यहां पहले आप इसको पढ़ लें, वर्ड्स द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कार्ल्स द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ह्यूमन बीइंग आर एक्टर्स,
क्या कहता है? Carl's world is a stage and men and women merely players. तो आप क्या करोगे? ह्यूमन बीइंग आर प्लेयर्स, मैन एंड वुमेन आर प्लेयर्स लिख दो, चाहे ह्यूमन बीइंग आर प्लेयर्स लिख दो। आर प्लेयर्स। अब यहां लिखा है दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। यहां इस चीज की देखो वो क्या बोलते हैं, निहित अर्थ है इसका। यहां लिखा हुआ है कि एग्जिट एंड एंट्रेंसेस, एंट्रेंसेस रिप्रेजेंट्स बर्थ, द बर्थ एंड द डेथ, birth and the death are compared in the word as exit and entrances। तो यहां पर उसने कहा है कि they have their exits, exits तो यहां आप लिख दो death, एंट्रेंस लिख दो बर्थ। ये यहां वो कहना चाहता है एंड दे एंड वन मैन एट ए टाइम प्लेस मैनी रोल्स। यहां आदमी अपना रोल निभाता है, एक आदमी एक समय में कई तरह के रोल निभाता है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का उत्तर लिखना आया होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो यस या नो से शुरू करें, हु हो तो हु को हटा के उसकी जगह वो सब्जेक्ट लिख दें। वाई वाले में शुरुआत जोड़े, वर्ब वही होगी। और इस तरह का जो क्वेश्चन है स्टेंजा से करना कोशिश करना, एक बार इसको करने की आसान है, समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।